सकता है तुम्हारे पास फाइटर जेट्स हों, टैंक्स हों, बड़ी फौज हो, लेकिन हमारे पास ऐसे लड़ाके हैं जो बस इस इंतजार में बैठे हैं कि कब फिर से जिहाद शुरू होगा। जैसे किसी को तंबाकू चबाने की लत लग जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता, उसी तरह ये लोग भी खुद को जंग से अलग नहीं कर पाते। पिछले 20 से 25 सालों से उन्हें इस तरह की जंग की आदत हो चुकी है। अब तो वो एक और लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इसे शहादत का इनाम पाने का मौका माना जाता है। ये बयान तालिबान सरकार के एक मंत्री ने अक्टूबर 2025 में दिया था। उस समय आपको याद होगा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच पहली बार झड़प हुई थी। काबुल में पाकिस्तान ने बम भी पटका था, लेकिन लड़ाई किसी तरह रुक गई थी। पर अब फिर एक बार दोनों देश आपस में लड़ पड़े हैं। फुल ब्लोन वॉर शुरू हो गई है और जो बयान अक्टूबर 2025 में दिया गया था, उसका रेलेवेंस शायद पाकिस्तान को अब समझ आ रहा होगा। शो रिकॉर्ड करने तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक 274 तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तान के करीब 60 सैनिक मारे जा चुके हैं। और इस समय भी काबुल के आसमान पर पाकिस्तानी जेट्स मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, उसे ऑपरेशन गजबुल हक का नाम दिया गया है। जानकार कह रहे हैं कि ये जंग फौरी तौर पर नहीं रुकेगी। जब पूरी दुनिया ईरान पर हमले की आशंका से सहमी हुई है, उसी समय वेस्ट एशिया में जंग का एक और फ्रंट खुल गया है। आज के शो में हम जानेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोबारा जंग क्यों छिड़ी और ये जंग कब तक चल सकती है। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जंग की शुरुआत हुई 26 फरवरी की रात। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे सामने आए कि पहला हमला सामने वाली पार्टी ने शुरू किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि डुरंड लाइन के उस तरफ से हमला शुरू हुआ था, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया। तालिबान ने पाकिस्तान की 19 सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। इसी तरह का दावा पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने रात 3:45 पर एक्स पर लिखा कि हमला वहां से हुआ और उसी का जवाब पाकिस्तानी फौज दे रही है। कुछ ही मिनटों बाद रात के करीब 3:48 पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस हमले को भारत से जोड़ दिया। एक्स पर लिखा कि तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन चुका है, उसकी मदद से अब यहाँ आतंकवाद एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान ने ये मामला सुलझाने की पूरी कोशिश की, डिप्लोमेसी के जरिए भी, लेकिन अब पाकिस्तान का सब्र टूट चुका है। अब जब पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। रक्षा मंत्री का बयान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अफगानिस्तान पर किए गए एहसान भी गिनाने शुरू कर दिए। उन्होंने लिखा कि 50 सालों तक 50 लाख अफगानों को हमने शरण दी है और उसका नतीजा ये रहा। अब आपके और हमारे बीच खुली जंग है। अब ये दमादम मस्त कलंदर होगा। ये बात हम मन से नहीं बता रहे, बकायदा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बात एक्स पर लिखी है। बुल्ले शाह की फेमस लाइंस का इस्तेमाल जंग के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। बताइए, बुल्ले शाह फकीर आदमी थे, सूफी संत थे, शांति की बात करते थे, और आज उन्हीं की लिखाई जंग में इस्तेमाल हो रही है। खैर, क्या कर सकते हैं, दुनिया का दस्तूर ही बदल रहा है और दुनिया भी कितनी बदल गई है। कभी सगे भाई की तरह रहने वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर आज की असलियत तो यही है कि पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तिया प्रांत में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। ये सब बातें तो आज दिन भर चली, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा रही कि पाकिस्तान के फाइटर जेट को क्या तालिबान ने गिरा दिया है। तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। इससे जुड़ी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। पाकिस्तान ने इस दावे का खंडन किया है, इसे झूठा बताया है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावों पर कोई दलील पेश नहीं की है। अफगानिस्तान की मीडिया में एक वीडियो चलाया जा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ और दावों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने तालिबान के 274 लड़ाकों को मार दिया है और अफगानिस्तान के 27 पोस्ट को तबाह कर दिया है। साथ ही 9 पोस्ट को कब्जे में भी लिया गया है। तालिबान ने भी इसी तरह का दावा किया है। कहा यह है कि हमने पाकिस्तान के 60 सैनिकों को मार गिराया और कुछ को कैद भी कर लिया है। पिछली बार भी पाकिस्तानी सैनिक कैद करने वाली खबर आई थी, लेकिन उस समय ये सच साबित नहीं हुआ। अक्सर बंदी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नेगोशिएशन में ये काम आ सकें, उनकी अदला बदली हो सके। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया कि पाकिस्तान और तालिबान ने समस्या से निपटने के लिए कोई फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं था। जब फ्रेमवर्क नहीं बना तो नेगोशिएशन की बात कैसे होती। फ्रेमवर्क वाली बात पर हम आगे आएंगे।
अभी जो लड़ाई चल रही है उसे रोकने के लिए दुनिया भर के लीडर्स अपील कर रहे हैं। पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो की ओर से कहा गया कि वो हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी दोनों देशों से बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईरान तैयार है, अगर जरूरत पड़े तो बातचीत आगे बढ़ाने और समझ बढ़ाने में भी मदद करेगा। रूस ने भी दोनों देशों से सीमा पार हमले रोकने और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की अपील की है। अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान मिशन के एक्स हैंडल से कुछ बातें पोस्ट की गई हैं जो हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है कि अमेरिकी नागरिक फिलहाल अफगानिस्तान की यात्रा ना करें, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। हम फिलहाल स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत रहे ज़ल्मय खलीलजाद ने तालिबान से हमलों को रोकने की अपील की है। इसके बाद चीन भी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की बात कह रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर वो मीडिएटर भी बन सकता है। रिएक्शन की बात हो गई, अब आ जाइए असल मुद्दे पर, जड़ पर, कि ये दोनों देशों के बीच लड़ाई आखिर हो क्यों रही है। राजदूत के पुराने एपिसोड्स में भी हम ये बात दोहराते आए हैं कि दोनों के बीच लड़ाई की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली है डुरंड लाइन, दूसरी अफगान रिफ्यूजी और तीसरी टीटीपी। शुरुआती 2 वजहें इस लड़ाई में रिलेवेंट हैं। असल वजह जो है वो है टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। दोनों का विचार एक ही है, बस काम करने के तरीके में फर्क है। जैसे टीटीपी चाहती है कि वो पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कर दे। टीटीपी ये भी कहता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, उसके आगे भी बढ़ेंगे, दूसरे देशों में भी शरिया कानून का राज लाएंगे और इसके लिए जिहाद करेंगे। अफगान तालिबान कहता है कि हम सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर रहकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। अच्छा, टीटीपी भी एक समय अफगान तालिबान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मतभेदों के चलते दोनों अलग हुए। दोनों के काम करने के दायरे बदले, पर भले ही दोनों अलग हो गए हों, पर वैचारिक रिश्ता तो अब भी कायम है। इसलिए टीटीपी के लड़ाके आज भी अफगानिस्तान में शरण पाते हैं। अफगान तालिबान टीटीपी को शरण देता है, जैसे टीटीपी का मौजूदा लीडर नूर वाली मसूद आज भी काबुल में है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान टीटीपी को शरण देना बंद कर दे। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करती है, हमले करती है, प्लानिंग करती है, और ये मोटा माटी वजह आप जानते होंगे। लेकिन पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखेंगे तो 26 फरवरी को शुरू हुई जंग की वजह आपको और अच्छी तरह से समझ आएगी। 6 फरवरी को इस्लामाबाद के एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ, इसमें 36 लोग मारे गए। कुछ दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में विस्फोटकों से भरी गाड़ी एक सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा गई, जिसमें पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि हमलावर अफगानी नागरिक था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को एक विरोध पत्र भी सौंपा। फिर 21 फरवरी 2026 को बन्नू में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बार बार ये दावा किया कि 1 महीने के अंदर हुए इन 3 हमलों में अफगानिस्तान का भी हाथ है, या कम से कम ये कह सकते हैं कि ये हमले बिना उनकी मदद के नहीं हो पाते। इसलिए जब 26 फरवरी की देर रात दोनों मुल्क के बीच जंग की शुरुआत हुई तो इसने बहुत लोगों को चौंकाया नहीं। उन्हें इस जंग की आहट पहले से ही मिल चुकी थी। अब समझते हैं कि इस जंग में किसका कितना नुकसान और किसका कितना फायदा होगा। अब ये बात तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान की सेना अफगान तालिबान पर 20 साबित होगी, क्योंकि उनके पास पुरानी जंगों का अनुभव है, आधुनिक हथियार हैं। ताकत के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की सेना तालिबान से कहीं ज्यादा बड़ी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 6,60,000 एक्टिव सैनिक हैं, 70,000 एयरफोर्स में हैं और करीब 30,000 नेवी में डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास करीब 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं अफगानिस्तान की एक्टिव सेना इससे काफी छोटी है। रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पास करीब 1,72,000 एक्टिव सैनिक हैं और जिसे बढ़ाकर 2 लाख करने का प्लान है। ऐसे में अगर सच में जंग छिड़ती है तो क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? अब ताकत के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की सेना तालिबान से बड़ी है। पहली नजर में ये जरूर लग सकता है कि पाकिस्तान लीड में है, लेकिन लंबी और खिंचने वाली जंग का नतीजा वैसा नहीं भी हो सकता जैसा पाकिस्तान सोच रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस जंग के आइडिया को अपने देश में बेचना। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने कदमों को धर्म के नाम पर जायज ठहराता है, लेकिन अब तालिबान के खिलाफ ऐसा करना आसान नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर भी नहीं। पाकिस्तान की पार्टियां पीटीआई, अवामी नेशनल पार्टी जैसी पार्टियां खुलकर इस जंग का विरोध कर रहे हैं। जहां पीटीआई की सरकार है वहां मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर भी विरोध है। ऊपर से पीटीआई इन दिनों इमरान खान की रिहाई को लेकर भी मोर्चा खोले हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इमरान खान की आंख की रोशनी
85% तक चली गई है और पाकिस्तान की सरकार उनका इलाज नहीं करवा रही। अब पीटीआई का अफगानिस्तान के साथ युद्ध का विरोध करना आसिम मुनीर के लिए डेडली साबित हो सकता है, क्योंकि वहां की जनता ही जंग का विरोध कर रही है। दूसरी वजह है तालिबान का बदला हुआ रूप। तालिबान अब कोई छोटा सा गुरिल्ला ग्रुप नहीं रहा है। आज वो पूरे देश की सरकार चला रहे हैं। उनके पास अपना प्रशासन है, कमाई के सोर्सेज हैं, फंडिंग है, जिनसे वो कमजोर पड़ने के बावजूद अपनी ताकत बनाए रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन या दबाव उन्हें झुकाने में आसान नहीं होगा। ये वही तालिबान है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के खिलाफ, माने कि अमेरिका के खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी है और अब तक अपनी सरकार को बनाए रखे हुआ है। उनके पास अमेरिका की सेना के छोड़े हुए हथियार भी हैं जो कुछ समय तक जंग को झेल सकते हैं। सालों तक पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति अपनाई, माने अफगानिस्तान को अपने खेल में मोहरे की तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा करने से पाकिस्तान के अपने हालात नहीं सुधरे। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान की नीति से ना तो उसे अफगानिस्तान हासिल हुआ, ना ही पाकिस्तान में किसी तरह की तरक्की हुई। अब भी अफगानिस्तान पर हमलों के बाद पाकिस्तान को शायद उम्मीद रही होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुलकर उसका साथ देगी, लेकिन ज्यादातर देशों ने सिर्फ और सिर्फ सीज फायर या फिर बातचीत की अपील की। अब के हालातों पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच इस जंग पर अपने आर्टिकल पीस में कुछ बातें लिखते हैं। माइकल के मुताबिक अफगानिस्तान में आम जनता का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ने लाखों अफगानों को देश से बाहर निकाल दिया था। ऐसे में अगर तालिबान आज पाकिस्तान की शर्तें मानने से इनकार करता है तो देश के अंदर उनकी छवि, उनकी इमेज और मजबूत होगी। उन्हें जनता का सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनका रिजीम ही मजबूत होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तालिबान के अंदर मतभेदों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा था कि हक्कानी और काबुली गुटों के बीच बात जम नहीं रही है, लेकिन इस जंग से तालिबान की छवि अफगानिस्तान में मजबूत हो सकती है। लोग इसे बाहरी दबाव के खिलाफ खड़े होने के रूप में देखेंगे। अगर उनकी इस शक्ति की वजह से पाकिस्तान हवाई हमले बढ़ाता है तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। अफगान जनता तालिबान सरकार के पीछे और मजबूती से भी खड़ी नजर आ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, इसलिए बाहर के देशों के लिए तनाव कम कराना मुश्किल साबित हो रहा है। कतर, सऊदी अरब, तुर्की ने भी कोशिश की है और पाकिस्तान ने इन पहलों का स्वागत भी किया, लेकिन अब बातचीत के जरिए रास्ता निकल नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या चीन दोनों देशों के बीच एक असरदार मीडिएटर बन सकता है? क्योंकि चीन का इस मुद्दे में सीधा हित भी जुड़ा हुआ है। टीटीपी ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और निवेशों को निशाना बनाया है और तालिबान को भी तरक्की के लिए चीन की जरूरत तो पड़ेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगस्त 2025 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल में तालिबान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की और तब ये कहा कि आतंकवाद से वो मिलकर निपटने की कोशिश करेंगे। चीन ने लगातार बातचीत और तनाव कम करने की भी अपील की है। कुल मिलाकर हालात ऐसे लग रहे हैं कि जंग फौरी तौर पर शायद ही रुके। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको खबरगांव पर देते रहेंगे। आज का शो यहीं समाप्त होता है। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।